गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2 जून की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज की क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस लेड बाय यूएसए। कौन से देश ने डिसाइड किया है कि वो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस से विथड्रॉ यानी कि बाहर आ जाएगा, जिसको यूएसए लीड करता है। ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है यूएई एंड ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हो। सो यूएई ने यूएस लेड मैरीटाइम कोलिशन से विथड्रॉ किया है, जो कि गल्फ में है। अगर आप बात करो कि ये विथड्रॉल इसने 2 महीने पहले की थी, लेकिन अभी भी ये इसका पार्टनर नेशन रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस या फिर सीएमएफ के कितने टोटल पार्टनर नेशन है, तो आंसर है 38। इसके इनिशियली जो पार्टनर थे 12 थे। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है बहरीन में। अब बात करते हैं कि मैंडेट क्या है, काम क्या करता है। आपको पता होगा कि जो गल्फ का रीजन है, यहाँ पर ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जहाँ जो गल्फ का रीजन है, यहाँ के जो वाटरवेज हैं वो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस है। जहाँ पर जो टैंकर्स वगैरह पर अटैक होते रहते हैं, किसी देश ने दूसरे देश का कोई टैंकर सीज कर लिया, ये इवेंट्स बहुत ही कॉमनली होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कोलिशन है, वो उन्हीं वाटरवेज को सिक्योर करने के लिए काम करती है, सो दैट ग्लोबल ऑयल ट्रेड को सिक्योर किया जा सके। तो इसको लीड कौन करता है? यूएसए। और इसको रिसेंटली किसने विथड्रॉ करने का डिसीजन लिया है? यूएई। कितने मेंबर नेशन है? 38। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूएई। The next question is North Korea and South Korea are separated by dash. ऑप्शन ए है 40 पैरेलल, ऑप्शन बी है 38 पैरेलल, ऑप्शन सी है 39 पैरेलल एंड ऑप्शन डी है 41 पैरेलल। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पिक्टोरियल इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। 38th पैरेलल है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है। नॉर्थ कोरिया बहुत ही न्यूज में रहता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखनी है, ये जो इसकी मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है, जिसको डीमिलिटराइज्ड जोन बोला जाता है, जहां पर अलग अलग टाइप की टनल्स हैं। क्यों हमने डिस्कस किया? क्योंकि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, जो कि फेल हो गया। कौन से रॉकेट का इसमें यूज हो रहा था? कोलिमा 1 रॉकेट का। वैसे तो जो चीजें फेल हो जाती हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि जो कोलिमा 1 रॉकेट है कौन से कंट्री का है? नॉर्थ कोरिया का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 38th पैरेलल। आपने इसका जो इमेज भी देख ली तो आपको याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड ग्लोबल लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर वैक्सीन टेस्ट। एक ग्लोबल लेबोरेटरी नेटवर्क है वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए, कौन से देश ने उसको रिसेंटली ज्वाइन किया है? ऑप्शन ए है यूएसएसआर, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। सो इंडिया ने ग्लोबल लेबोरेटरी नेटवर्क एक ज्वाइन किया है वैक्सीन टेस्ट के लिए। इसकी टोटल 15 पार्टनर फैसिलिटीज हैं। इसका काम क्या है कि जो भी, जैसे कोई भी अगर पेंडेमिक आता है, फॉर एग्जांपल अभी कोविड पेंडेमिक आया था, तो अगर कोई भी ऐसा पेंडेमिक आए या कोई एपिडेमिक डिजीज आउटब्रेक हो, उसके लिए वैक्सीन को टेस्ट करना उसके ड्यूरिंग। तो जो सीएलएन है, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क है, ये कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का पार्ट है, जिसको हम इन शॉर्ट सेपी बोलते हैं। और ये नेटवर्क दुनिया का लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रुप है, जिसने मेथड्स और मटेरियल्स को टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्डाइज किया है। सेपी फंडेड नेटवर्क का और क्या एम है कि जो भी मोस्ट प्रॉमिसिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, रैपिडली, बहुत तेजी से और एक्यूरेसी के साथ ये इन कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करेगा अगेंस्ट द इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये जो एक्सपेंडेड नेटवर्क है, ये काम कर रहा है कि सस्टेनेबल रीजनल आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये काम कर रहा है। तो उसी के लिए पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि इंडिया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। The next question is Interministerial Committee for Facilitation of World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector will be chaired by। तो एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। वो कौन उसका चेयरमैन होगा? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है किरण रिजिजू, ऑप्शन सी है
निर्मला सीतारमन एंड ऑप्शन डी है विवेक ओबेरॉय। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। सो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाने के लिए काम कर रहा है, जिसके रिगार्डिंग यूनियन कैबिनेट ने एक कमेटी को अप्रूवल दिया है, जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। अलग अलग मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स को कन्वर्ज किया जाएगा। कौन कौन सी? मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो सभी आपको ध्यान रखना है। काम क्या करेगा कि एक प्लान को पूरे यूनिफॉर्म वे में, यानी कि एक ही मैनर में पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना, एक टाइमली मैनर में इम्प्लीमेंट करना। इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? कॉर्पोरेशन एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। काम क्या होगा? गाइडलाइंस क्रिएट करेगी ये कमेटी फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि गोडाउन्स हो गए, एग्रीकल्चर और अलाइड पर्पसेस के लिए भी ये गाइडलाइंस बनाएगी, वायबल प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के लिए, जिसको इन शॉर्ट PACS बोलते हो, उसके लिए भी ये गाइडलाइंस बनाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये भी यहाँ पर पता चल गया कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज कहाँ पर प्लान हो रहा है? इंडिया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अमित शाह। The next question is the CITES program falls under the ambit of dash. Option A है स्मार्ट सिटीज मिशन, ऑप्शन बी है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी है जल जीवन मिशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। तो साइटिस प्रोग्राम है, इसका सेकंड फेज के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन का पार्ट है। यहाँ पर मेंशन्ड आप देख सकते हो। एम क्या है कि जो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको भी प्रमोट करेगा, इसके साथ साथ क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस भी लेगा। ये अभी जो इसका सेकंड फेज है 18 सिटीज में काम करेगा, जो कि कंपटीशन बेस्ड सिलेक्ट होंगी। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और क्या इसका एम होगा कि कंपिटिटिवली सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेज पर फोकस किया जाए सिटी लेवल पर। सिटी लेवल पर तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर। स्टेट लेवल पर क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शंस पर फोकस होगा, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और नॉलेज डिसेमिनेशन पर फोकस होगा नेशनल लेवल पर। ये इसका अभी जो टेन्योर है 4 इयर्स का है, 2023 से 27 तक। पार्टनरशिप के साथ इंप्लीमेंट होगा। कौन कौन पार्टनरशिप में इसके साथ काम करेगा? एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है AFD, एक यूरोपियन यूनियन है, और इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है। इसकी जो फंडिंग है यहाँ पर मेंशन्ड है, जो 1760 करोड़ का इसमें लोन दिया जाएगा AFD के द्वारा और KFW के द्वारा, जो इसकी पार्टनर है, जो कि इक्वली बांटे जाएंगे। और एक टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट है 106 करोड़ की, जो कि यूरोपियन यूनियन देगा। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। इस मिशन में, इस प्रोग्राम में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक तो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना डेवलपिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस, अडेप्टेशन और मिटिगेशन पर काम करेंगे इन 18 स्मार्ट सिटीज पर। इसके साथ साथ सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और क्या थर्ड जो है इसका नेशनल लेवल पर, तीनों लेवल्स पर फोकस किया जाएगा क्लाइमेट गवर्नेंस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। किसका पार्ट है? स्मार्ट सिटीज मिशन का। आपका होमवर्क क्या है कि आपको स्मार्ट सिटीज मिशन की प्रोविजंस पढ़नी है। The next question is Alstom, a dash company, will build 100 aluminium bodied Vande Bharat trains. तो Alstom नाम की कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम बॉडीड वंदे भारत ट्रेन 100 बिल्ड करेगी। कौन से देश से रिलेटेड है ये कंपनी? जर्मन कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, इंडियन कंपनी है और ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस न्यूज का सोर्स। तो एक फ्रेंच कंपनी है जो कि 100 वंदे भारत ट्रेन को बिल्ड करेगी, जिसका नाम है एल्स्टॉम। ये जो ट्रेन होंगी एल्यूमिनियम की होगी, और जो अभी ट्रेन हैं जो कि स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनी है, जिनमें स्लीपर फैसिलिटीज हैं, उससे ये लाइट वेट होंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अ फ्रेंच। The next question is the Cigarettes and Other Tobacco Products Act was enacted in. So जो कोटपा एक्ट है ये कौन से साल में इनेक्ट हुआ है? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2005 एंड ऑप्शन डी है 2006। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो।
सो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो, उनको जरूरी किया गया है कि जब भी उनके शो में कहीं पे भी कोई टोबैको प्रोडक्ट का आप दिखाओगे, उसके नीचे आपको एक हेल्थ सपोर्ट, एक वार्निंग इशू करनी है। इसके साथ साथ आपको एक ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर भी इशू करना है कि जो टोबैको है ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ये मैंडेट किसने किया है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। किस एक्ट के अंडर? सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, जो कि 2004 में इसको इनेक्ट किया गया था। ये वर्ल्ड नो टोबैको डे पर ये डिसीजन लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2004। The next question is the BRICS Summit 2023 will be held in. ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है ब्राजील एंड ऑप्शन डी है रशिया। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, वो अभी साउथ अफ्रीका के लिए विजिट के लिए वो चले गए हैं। वो इसके साथ साथ नामीबिया को भी विजिट करेंगे। ब्रिक्स की जो समिट है वो साउथ अफ्रीका में होने वाली है। ब्रिक्स के आपको मेंबर नेशंस भी याद होने चाहिए। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देश था जो सबसे एंड में इसमें ऐड हुआ है। इनका भी इस बार का क्या एक और काम कर रही है ये ब्रिक्स करेंसी पे, जो क्यों हो रहा है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट एक काउंटर करने के लिए हम ये करेंसी डेवलप करेंगे ब्रिक्स नेशंस के लिए, सो दैट रशिया को सैंक्शन से बचाया जा सके। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कहां पर हो रही है जो ब्रिक्स की समिट है? साउथ अफ्रीका में। नमीबिया और साउथ अफ्रीका ये दोनों देश न्यूज में इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ से हमने प्रोजेक्ट चीता के अंडर चीता भी ट्रांसलोकेट किए हैं मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। तो आपको ये भी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल इनकम डेटा इन इंडिया इज रिलीज्ड बाय, ऑप्शन ए है एनएसओ, ऑप्शन बी है पीएमओ, ऑप्शन सी है सीएसओ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.1% से उसने ग्रोथ शो की है। 2022-23 का जो लास्ट क्वार्टर था, जो जनवरी से मार्च 2023 में लाई करता है। ये जो डेटा है ये किसका पार्ट है? प्रोविजनल नेशनल इनकम डेटा का, जो कि नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। एनएसओ है जो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर पड़ता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको नहीं भी पता तो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एनएसओ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हो मानस और दिब्रू साइखोवा दोनों ही इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कहाँ के? असम के। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज असम। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का जो यूजर नेम है, इनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आप पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ, क्विज भी अपलोड करती हूँ, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और ये चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। See you tomorrow at 8 o'clock. Have a nice day.